Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, इकोनॉमिक्स एजुकेटर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले थोड़ा थ्योरी पोर्शन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल पोर्शन तो आता है लेकिन साथ साथ में थ्योरी भी आती है। तो जिन स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही टफ लगता है उनके लिए थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो उनको बचा सकता है, राइट। तो स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ आई टॉक अबाउट CBSE तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहां पे जो आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे वो है यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो वो सारी क्लासेस आपको वाले चैनल पर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को। और हम स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक हमने बहुत सारा प्रैक्टिकल पोर्शन देख लिया अर्थमेटिक मीन का, है ना, कि मीन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कौन कौन सी सीरीज में हमने कौन कौन सी सीरीज पढ़ी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ये सारी सीरीज पढ़ी है। प्लस हमने 3 मेथड्स भी पढ़े हैं। कौन कौन से भाई? सबसे प्यारा, सबसे इजी मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड। फिर हमारे पास आता है जो बिल्कुल नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाता, दैट इज शॉर्टकट मेथड, जो बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। एंड लास्ट हमारे पास है जो किसी को नहीं पसंद, दैट इज स्टेप डेविएशन, बिकॉज उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है। तो तीनों मेथड से हमने तीनों सीरीज का डिस्कस कर चुका है। तो मैं ये बोल सकती हूँ काफी हद तक हमने ऑलरेडी मीन को फिनिश कर लिया है। अब हमारे पास जो 2-3 टॉपिक्स बच रहे हैं उसको भी फिनिश करके हम लोग डायरेक्टली पहुंचेंगे किसके पास? मीडियन के पास। आज हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। देखो प्रॉपर्टीज से आपको असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हायर क्लासेस में भी आप जाओगे, अभी तो आप बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स अगेन। तो अगर आपका अभी से ही बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम अभी तो बस यही वाला निकल जाए, आगे का आप क्या ही बोल रहे हो। सो आई गेट इट स्टूडेंट्स, आई नो स्टैटिस्टिक्स इज अ बिट डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको कैलकुलेशंस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और उनको एकदम फॉर्मूलास एकदम से याद नहीं होते। तो उस केस में आप थ्योरी का थोड़ा सहारा ले सकते हो, लेकिन अगेन सिर्फ थ्योरी से पास नहीं हो पाएंगे, हमें डेफिनेटली सारी चीजों को कवर करना ही है। तो आज हम पढ़ने वाले व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। ये आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि भैया 3 या 4 मार्क्स में आपसे थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा चाहे मैम तो वो पूछ सकते हैं। तो हमें अपनी तरफ से भैया फुल प्रिपरेशन करके चलनी है, और ये सारी चीजें हमें एक्चुअली समझाती भी कि किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिकल में कैसे करना है। तो ऑफकोर्स थ्योरी इज अ बेस फॉर प्रैक्टिकल्स, तो थ्योरी हम लोग को मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? सबको साइन पता है ना इसका? दिस इज द साइन ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन। होपफुली दिस इज क्लियर, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है भाई। अभी तो कितने हमने प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिए हैं, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दूं क्या, कैसा होता है क्या मीन, इसका रिव्यू दे दूं क्या मैं? रुको चलो, यस। सो वी हैव अर्थमेटिक मीन। अब मुझे बताओ ये मैथमेटिकल है, ये पोजीशनल है? मैथमेटिकल एवरेज है, ठीक है, या ये पोजीशनल है? जिनने फर्स्ट क्लास देखी है ना मेरी, उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, राइट। ऑफ कोर्स ये मीन का कोई डाइवर्सिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं है, है ना। ये जस्ट एक मैं आपको नॉर्मली समझा रही हूं कि ये एक मैथमेटिकल एवरेज आता है या ये पोजीशनल है। कौन सा है मीन, जल्दी बताओ। मीन क्या होता है हमारे पास? ये AM, GM और HM क्या है? वी हैव अर्थमेटिक मीन, वी हैव ज्योमेट्रिक मीन एंड वी हैव हार्मोनिक मीन, ठीक है। लेकिन उसमें से हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ ये पढ़ना है, दैट इज अर्थमेटिक मीन। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारे पास मैथमेटिकल एवरेजेस के बीच में। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पोजिशनल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वी हैव मीडियन which we denote as M, and then we have mode, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतनी हमें बेसिक नॉलेज है क्या स्टैटिस्टिक्स की? इतनी नॉलेज है क्या हमें? तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी हो गई होगी,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू गाइस आर स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत बेस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो टाइप की चीजें हम पढ़ते हैं, एक हमारे पास होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक मेरे पास कौन सा एवरेज होता है, दैट इज पोजिशनल। पोजिशनल में हमारे पास आता है मीडियन एंड मोड। और जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एवरेज की, यहाँ पे आता है हमारे पास AM, GM एंड साथ में HM। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों डिटेल में सिखाई है। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मीन की बात कर रही हूँ, स्पेशली अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 सीरीज बताई हैं। एक है मेरे पास सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, दूसरी आती है मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज और लास्ट में मेरे पास आती है कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 टाइप की सीरीज मैंने आपको पढ़ा चुकी हूं। इसमें भी तीनों में मैंने 3 मेथड्स आपको कराए हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स है मेरे पास? ठीक है, एक है मेरे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक है मेरे पास शॉर्टकट मेथड और तीनों के कराए हैं मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक को छोड़ दिया है। मुझे पता है कभी कभी किसी स्कूल में हो सकता है कि कम पोर्शन होता है, किसी स्कूल में तीनों मेथड्स कराए जाते हैं, सो मैंने उस चीज को कंसीडर करके पूरा कंप्लीट कराया है, कोई भी चीज उसको बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है मैंने। एंड लास्ट में हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन। लास्ट में क्यों करा रही हूं मैं आपको प्रॉपर्टीज, पहले क्यों नहीं कराई थ्योरी? इसलिए क्योंकि अभी आपने जब प्रैक्टिकल सीख लिए तो आपको थ्योरी से कनेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। उसमें ये सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और साथ में स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। इनके क्या क्या भाई खूबियां जल्दी बता दो मुझे। अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रही। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मुझे एक अज्यूम्ड मीन की वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, अज्यूम मीन के बाद हमारा डेविएशन निकलता है। डेविएशन कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए से डेविएशन निकलता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है ना। शॉर्टकट में नहीं, मतलब हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें नहीं गिवन रहता है, लेकिन जो हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ डिस्क्रीट सीरीज की, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है और जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें क्लास इंटरवल्स गिवन रहते हैं, जैसे 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, ऐसे हमें क्लास इंटरवल्स गिवन रहते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। और मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला मुझे गिवन रहता है। ये सारी चीज एक तरीके से रिकैप आपको मैं करा रही हूँ, बिकॉज अभी जब मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगी तो आप लोग को जवाब देना आना चाहिए कि हाँ या ना में प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन को प्रैक्टिस करना सीख लिया है स्टूडेंट्स। फाइन, क्लियर? तो अगर मैं बात करती हूँ, मेरा लास्ट जो मेरा पास मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें भी अज्यूम मीन निकलता है, मिडिल वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसमें डेविएशन कैसे निकलता है? d डिवाइडेड बाय c। d क्या होता है हमारे पास? m माइनस a। m क्या होता है मेरे पास? मिड वैल्यू। कैसे निकलता है वो? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये सारी चीजें मेरे दिमाग में फिट हो चुकी हैं, याद हो चुका है मुझे? ये मैं आपको एक तरीके से रिकैप करा रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमने क्या चीजें पढ़ रखी हैं। अगर ये सारी चीजें मुझे पता है तो मुझे सारी प्रॉपर्टीज, मेरिट्स और डीमेरिट्स आराम से समझ आ जाएंगे, बिकॉज आपने सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रखा है। क्लियर? तो चलो आज हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक तरीके से थ्योरी पोर्शन। सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी सीरीज होती है, इसका रिवीजन अभी मैंने जस्ट आपको कराया है। अर्थमेटिक मीन क्या है? मीन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली एक तरीके से मैं इसको कैसे डिनोट कर देती हूँ, एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसी से काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे डायरेक्ट मेथड में, रिमेंबर स्टूडेंट्स? तो जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की, हम इसको एक एवरेज की तरह से देखते हैं कि हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, और ये कौन सा एवरेज है? ये एवरेज कैसा है हमारा? ये मैथमेटिकल एवरेज है, पोजिशनल नहीं है, मैथमेटिकल एवरेज है। अभी पोजिशनल और मैथमेटिकल का क्या अंतर होता है ये भी आने वाले सीरीज में जो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में आपको सब पता चल जाएगा। फाइन, तो पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दैट the sum of deviations of the observation from the arithmetic mean is always 0। यानी जो sum of deviations होते हैं, deviations कैसे निकालते हो आप लोग? deviations कैसे निकालते हो? आप एक assumed mean रखते हो, ठीक है,
एक अज्यूम मीन रखते हैं, उसको हम लोग ए बोल देते हैं। तो जब अज्यूम्ड ई मीन से आप लोग माइनस करते हो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस गिवन रहते हैं, तो हमेशा उसका सम 0 आता है। कैसे पॉसिबल है, ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो देखो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। सपोज मुझे गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगेन ये मुझे सबको ऐड करना है। दिस वुड बी 10, दिस वुड बी 10 एंड दिस इज 10, राइट। तो मेरे पास ये कितना आ गया 30। मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा 6 से। तो मेरा एक तरीके से 5 वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 3 4 5, राइट। सो 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मीन मेरे पास कितना आ जाएगा 6। इसमें कोई डाउट है? तो मीन मेरे पास 6 है। अब इनने क्या बोला है, प्रॉपर्टी क्या कह रही है मेरे पास कि जो डेविएशन मेरे पास आ रहा है, अगर मैं उनको कैलकुलेट करती हूँ ऑब्जर्वेशन से, एक तरीके से इक्वेट करती हूँ, तो मेरे पास हमेशा वैल्यू आती है 0, ठीक है। आपको ये ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में दिया जा सकता है। आपको सीधे एक स्टेटमेंट दे देंगे दैट व्हेनेवर वी एक तरीके से डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द डेविएशंस एंड द ऑब्जर्वेशंस इन द अरिथमेटिक मीन दैट इट ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अगर आपको एक ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दिया तो आपको बताना रहेगा हाँ या ना, और साथ में उसमें आपको रीजन भी देना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने निकाल लिया यहाँ पे मीन। क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको मैंने सम किया तो मेरे पास आ गया 30। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2 3 4 5, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 6 मेरे पास वैल्यू आ गई। जो मेरे पास क्या है, दिस इज माय अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब इनने क्या बोला है, मेरा क्या बोलता है, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो मेरे को डेविएशन निकालना है, ठीक है। मतलब x से मुझे माइनस करना पड़ेगा मैंने जो अभी मीन निकाला है। तो अगर मैं 4 से 6 को माइनस करूंगी तो -2 आएगा, 6 से 6 को माइनस करूंगी तो 0 आएगा, 2 से 6 को माइनस करूंगी तो -4 आएगा, 8 से 6 को माइनस करूंगी तो 2 आएगा, 10 से 6 को माइनस करूंगी तो 4 आएगा। इसको ऐड कर दो कितना हो गया 6, इसको ऐड कर दो कितना हो गया 6। सो -6 + 6 माइनस हो जाएगा, प्लस एंड माइनस माइनस होता है, दैट इज वाई 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। तो यस आई कैन से दैट कि जो ये प्रॉपर्टी गिवन है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप चाहो तो आप ऐसा कोई फॉर्मेट याद कर सकते हो, खुद बना सकते हो, और आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम आप अपने रीजन में भी दे सकते हो, राइट। सो व्हाट वी विल से दैट द अरिथमेटिक मीन इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। मैं एक एवरेज की बात कर रही हूँ, है ना। ये जो एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, हमने पहले दिन इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। सो इट मींस दैट द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीन एंड द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये नेगेटिव डेविएशन है मेरे पास -6, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को एक तरीके से इक्वेट किया तो वैल्यू 0 आई, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, आर इक्वल। बिकॉज ऑफ दिस द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। बिकॉज एक सेंट्रल वैल्यू दिखाता है, तो हमें पता है कि सेंट्रल वैल्यू के ऊपर भी सब इक्वल है और उसके नीचे भी सब इक्वल है। इसलिए आप देख सकते हो इक्वल मेरे पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, और इक्वल मेरे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए दोनों के बीच में जो डेविएशन है वो 0 है, राइट। तो ये मैंने आपको पहली वाला जो हमारा पॉइंट है उसको मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया है, राइट। अब आपको क्या करना है, जल्दी से स्टूडेंट्स इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्विकली, राइट। ओके, नाउ वन मोर थिंग, ये जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है इसको इग्नोर नहीं करना है। ये इक्वेशन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दे देंगे और बोल देंगे बताओ इसमें से कौन सी सही है। आपको नहीं पता कि कौन सी लाइन से आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो किसी भी पर्टिकुलर लाइन को जो आपको स्लाइड में गिवन है उसको इग्नोर नहीं करना है। ये वाला जो पॉइंट है इसको स्टार मार्क करिए कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है तो आपको पता है कि ये वाली इक्वेशन सही है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि एक तरीके से जो आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है ये क्या बोल रहा है कि जब आप लोग सबट्रैक्ट करते हैं डेविएशंस को फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन या मीन से, तो मेरे पास हमेशा 0 वैल्यू आती है, जो मेरा ये पूरा प्रॉपर्टी स्टेट करता है। क्लियर। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये वाला आपको स्टार मार्क करना है, और ये क्वेश्चन अपने बिल्कुल अपने को नोट कॉपी में लिख के रख लो, कब ऐसा क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो, ठीक है। डन, ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड, द सम, अगेन आई एम सेइंग यू कि ये जो आपको दिख रहा है इसको इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन। फाइन, दीज आर इक्वेशंस जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ 11th स्टैंडर्ड में क्या रहता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ बोर्ड ईयर सो यू पीपल टेक इट लाइटली, बट लेट मी टेल यू 11th अगर पास नहीं करोगे ना तो 12th में पहुंच नहीं पाएंगे अपन, और 11th पास करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली इकोनॉमिक्स में, राइट। सो मेक श्योर दैट यू पीपल स्टडी रियली हार्ड फॉर इट,
Okay, so the sum of square of deviations of the items from their arithmetic mean is minimum. तो बेसिकली हमें ये देखना है कि अभी मैंने क्या देखा, जो डेविएशंस मैंने कैलकुलेट किए थे तो मेरे पास 0 वैल्यू आई थी. अब क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स, यानी जो हमने डेविएशंस निकाले हैं, हमने जो x की यहाँ पे वैल्यू निकाली जो डेविएशंस है, ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, when we do the square of the items, the square of the deviations of the items from their arithmetic mean is less than the sum of the square of the deviations from any other value. ये किससे होंगे, अगर मैं डेविएशन मीन से नहीं किसी और से कैलकुलेट करती हूँ तो उससे लेस आने वाला है. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि पहले तो आप जो अपने डेविएशंस निकालोगे मीन से, ठीक है, डेविएशंस निकालोगे मीन से, तो उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जो देख रहे हो वो हमेशा कम रहेगी किससे, जब आप किसी और से डेविएशन निकालोगे. ठीक है, मतलब आपने कुछ भी मान लिया मीन, है ना, मीन अब यहाँ से नहीं, आपने कोई डेविएशन मान लिया, सपोज आपने यहाँ से कोई डेविएशन मान लिया, आप मीन से कैलकुलेट नहीं कर रहे, आपने यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज कर लिया, आप उससे डेविएशन जब कैलकुलेट करोगे, आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको उसकी वैल्यू ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू द रियल डेविएशन फ्रॉम द मीन. यानी इस सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, आपको डेविएशन जो निकालने हैं, एक आपको मीन से निकालना है और एक एनी अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, और आपको उसका स्क्वायर करना है. तो आप ये देखोगे जो आपने डेविएशन मीन से निकाला है उसका जो स्क्वायर करोगे वो किससे छोटा रहने वाला है, जो डेविएशन आप कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू से निकालने वाले हो यहाँ पे. ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमें x गिवन है, हमने इसमें से मीन निकाली था प्रीवियस वाले में ही, तो हमारा मीन कितना आ गया था 6. तो 6 से जब मैंने डेविएशन निकाला मेरे पास आया -2, -4, 2 एंड 4. अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया 4, ये आ गया 16, ये भी आ गया 4 और ये भी आ गया 16. तो सबको मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई, दिस वुड बी 8 एंड दिस वुड बी 16 + 16 दैट 32 + 8 इज इक्वल टू 40. तो मेरे पास ये 40 वैल्यू आ गई. ठीक है, ओके. अब सपोज मैंने बोला कि मैं 6 की वैल्यू नहीं ले रही, मैं कोई और वैल्यू ले लेती हूँ. मैंने सपोज किया यार 2 वैल्यू ले लेते हैं. अब मैंने जो इसको माइनस करना शुरू किया, 4 में से 2 को माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया. ठीक है, 6 में से 2 को माइनस किया तो मेरे पास 4 आ गया. 2 से 2 को माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा. 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आ गया और 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया. अब मैंने इनका स्क्वायर करना शुरू किया. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 तो 0 रहने वाला है. 6 का 36 होता है, 8 का 64 होता है. तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 120. तो मैंने ये देखा अगर आपको करेक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको किससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन से ही आपको करना रहेगा. कोई और वैल्यू से करोगे तो आपके पास ये वैल्यू ज्यादा आने वाली है. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या गिवन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम compared to when you compare it with the other deviation, जहाँ पे हमने डेविएशन किससे निकाला है, कोई भी assumed value से. So that is why the sum of the square of the deviations of the items from the arithmetic mean is less than the sum of the square of the deviation from any other value. यानी कोई भी अलग वैल्यू से जब कैलकुलेट करोगे ना तो आप देखोगे कि अर्थमेटिक वैल्यू से हमेशा, अर्थमेटिक वैल्यू की जो वैल्यू हमेशा कम आएगी एज कंपेयर टू एनी अदर वैल्यू. आपको ये समझना है कि जो आप अर्थमेटिक मीन से निकालोगे ना उसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी एनी अदर वैल्यू से. ठीक है, again these are the questions which will come in MCQ format, which can come in assertion and reasoning based format, statement and reason based format, true and false format. इन सारे फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस आते हैं. फाइन, तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं डेविएशंस का स्क्वायर कर रही हूँ, उसको कंपेयर कर रही हूँ मीन से, तो उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू जब हम किसी भी अदर वैल्यू के डेविएशंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं अपना आंसर. क्लियर? तो आपको ये दिख गया कि जब मैंने सिर्फ मीन से निकाला तो जो मेरा 6 था तो मेरे पास 40 का आया था डेविएशन स्क्वायर करके. लेकिन जब मैंने कोई और वैल्यू ली, 6 के अलावा मैंने 2 ले लिया, तो जब मैंने उसका स्क्वायर किया डेविएशन का तो मेरे पास 120 आया. उसका 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा है. तो मतलब जो रियल वैल्यू आ रही है मेरी वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन के थ्रू ही आएगी. क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, डन. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. फाइन. Moving on, if each observation of a series is increased or decreased by a constant. Now this is very frequently asked question. ठीक है, not just here,
इवन इन बैंक एग्जामिनेशन यू विल सी, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू विल सी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही फेवरेट एक तरीके की प्रॉपर्टी है जो बार बार आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से सुनना आप सभी को। इन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यू सीरीज विल आल्सो गेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय दैट कांस्टेंट रिपीटेडली। मतलब अगर मैं बात कर रही हूं, मैंने आपको बोला कि मैंने जो पूरे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मैंने 2 से इंक्रीज कर दिया, मतलब 2 डिजिट से इंक्रीज कर दिया। आई हैव एडेड 2 इन एवरीथिंग, तो आपका मीन भी 2 से बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी कि भाई 0.5 से मैंने सब में से डिक्रीज कर दिया है तो मेरा मीन भी डिक्रीज होगा, लेकिन इसका कहां पे आ रहा है, घपला कहां हो जाता है, सिर्फ एक में नहीं, सब में, इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखो इफ ईच ऑब्जर्वेशन, अगर मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो 10 में जब मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं +2 कर रही हूँ तभी जाके मेरा मीन भी +2 से होगा। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू में किसी चीज को ऐड कर रही हूँ तब नहीं। मैं बात कर रही हूँ ईच ऑब्जर्वेशन की, यानी अगर मुझे 10 चीज गिवन है, 10 आइटम्स गिवन है, तो 10 के आइटम में जब मैंने 2-2 से इंक्रीज किया है तभी जाके मीन में भी हमें 2 से इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर? सो आपका यहाँ पे क्लिक क्या है, यहाँ पे दैट इज ईच। क्लियर? ओके, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर इंस्टेंस का मतलब भी एग्जांपल ही होता है, ठीक है। सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज 4, 6, 2, 8, 10 इज 6 इफ 2 इज एडेड टू ईच आइटम ऑफ द सीरीज, है ना। अगर ये देखो हमारे पास जो सीरीज अभी गिवन थी 4, 6, 2, 8 और 10 गिवन थी, सब में मैं 2 से इंक्रीज कर दूं, इसको 12 कर दूं, इसको 10 कर दूंगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 था, यस, इसको 4 कर दिया, इसको 8 कर दिया, इसको 6 कर दिया। तो जो मेरा मीन है, इसका मीन कितना आ रहा था 6, अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, दिस वुड बी 10, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, दिस वुड बी अगेन हमारा कितना हो जाएगा 20, राइट, एंड दैट वुड बी, यस, सो दिस वुड बी 20 एंड ये कितना हो गया हमारे पास अगेन 6 + 4 मेरे पास कितना आ गया, यस 10 एंड वी हैव 10। तो हमारे पास 40 की वैल्यू आ गई। सो 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड कर दूंगी तो 8 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज इसका वैल्यू 40 आ गया, इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। इसको मैंने डिवाइड किया था, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी, यस 30 वैल्यू थी, इसको 5 से डिवाइड किया तो 6 आ गया था। तो आपने ये देखा जब मैंने पूरी सीरीज में 2 से इंक्रीज किया तो मेरा मीन भी 6 से 8 हो गया। देखो मैं फिर से बता रही हूँ इसको, मेरे पास 4, 6, 2, 8 एंड 10 आई गेस, यस, ये मेरे पास एक थी। अगर मैंने न्यू सीरीज बनाई जिसमें मैंने सबको बाय 2 इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने 6 कर दिया, इसको भी मैंने 8 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको मैंने किससे इंक्रीज कर दिया 8 प्लस यस 10 एंड दिस इज 12, तो इसका कितना आ गया था 30, इसका कितना आ गया 40, 1 2 3 4 5 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन आया इसका आ गया 6, इसको भी मैंने 5 से डिवाइड किया, इसको किया मैंने 8। तो बेसिकली जब मैंने 2 से इंक्रीज किया तो मेरा मीन भी जो है 2 से इंक्रीज हो गया, तो मेरा न्यू मीन कितना हो गया 8। तो ये जो प्रॉपर्टी जो बहुत ही फेवरेट प्रॉपर्टी है और जो बार बार रिपीट होती है हमारी, वो ये कहती है जब मैं ईच ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ ऐड कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, तो मेरा जो मीन है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी उतने ही कांस्टेंट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? समझ आया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके। नेक्स्ट, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड, अभी देखो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो किसका था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, ठीक है। अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं जो नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यू सीरीज विल आल्सो गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली सेम सिचुएशन है जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर मैं कुछ चीज ऐड कर रही थी या डिक्रीज कर रही थी तो उसका पूरा का पूरा डिट्टो सेम हमें चीज किसमें देखने को मिल रही थी, अरिथमेटिक मीन में। सिमिलरली अगर मैं किसी चीज में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, सारे ऑब्जर्वेशंस में, रिमेंबर इन ईच ऑब्जर्वेशन, तो मुझे चेंजेस भी वैसे देखने को मिलने वाले। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज 4, 6, 2, 8 एंड 10, ठीक है। ये हमें 6 गिवन है, इसका अरिथमेटिक मीन जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इफ 2 इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द आइटम्स, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये 2 हो जाएगा, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 5, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, देन द न्यू अरिथमेटिक मीन विल बी 3। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आने वाला है वो भी 3 हो गया, मतलब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आ गया। देखो इसको ऐड कर लो, दिस वुड बी 5, 6 प्लस 10 मेरे पास कितना हो गया, 6 प्लस 4 मेरे पास 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया, 15 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी,
तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 3, तो 3 मेरे पास न्यू अर्थमेटिक मीन हो गया। तो अगर मैं डायरेक्टली फिर से कैलकुलेट ना करूं और मुझे पता है कि मुझे प्रॉपर्टी पता है, कई बार हो सकता है कि आपको ये जो सिचुएशन है आपको 2 या 3 मार्क्स में दे दें, ठीक है, आपको ये सीरीज दे दी और उन्होंने लिख दिया कि ईच वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रॉपर्टी लिखो और जो मीन मुझे पहले 6 गिवन था इसको आपको डिवाइड करना रहेगा बाय 2, तो आपको जो न्यू मीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। आप सीधे ये प्रॉपर्टी लिख दो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, ठीक है, देन हमारा जो मीन है उसको भी हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये हमें प्रॉपर्टी गिवन है। क्लियर? तो आप डायरेक्टली ये लिख के भी अपना आंसर निकाल सकते हो, आपको फिर से पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताना है ये वाली सिचुएशन का अपनी कॉपी में आपको करके, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके, नाउ मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। कई बार हमने देखा है ना, हमें 2 सीरीज के बने x1 x2, हमने कंबाइंड मीन निकालना भी सीखा है। रिमेंबर वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू टेक आउट कंबाइंड मीन, x1 into n1 डिवाइडेड बाय प्लस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, देन वी हैव x2 n2। रिमेंबर ऐसे हमने निकालना सीखा है। क्लियर? So let's see mean of combined series. If the arithmetic mean of 2 or more related series is given, then it is possible to calculate the combined arithmetic mean of the series as a whole. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी combined mean को हमने देखा है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि अगर मेरे पास 2 सीरीज गिवन है और मुझे combined mean गिवन है तो ऑफकोर्स मैं एक अर्थमेटिक मीन पूरे सीरीज का कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो हम ऑलरेडी इसके प्रैक्टिकल्स भी देख चुके हैं। राइट, मूविंग ऑन, इफ एनी 2 वैल्यूज आउट ऑफ अर्थमेटिक मीन नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, देन इट्स पॉसिबल टू कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू। कई बार हमने देखा है मिसिंग सीरीज वाला, बेसिकली बोल रहे हैं हमें सीरीज गिवन है और 1-2 वैल्यूज नहीं गिवन है लेकिन अर्थमेटिक गिवन है, तो हम उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसके प्रैक्टिकल्स हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल भी हमें यहाँ पे गिवन है द मिसिंग आइटम्स या आइटम फ्रीक्वेंसी जो हम बोलते हैं, या करेक्टेड मीन की हम बात करते हैं। हमने ये वाले क्वेश्चंस भी किए हैं कि पूरी सीरीज गिवन है, उसमें से रिमेंबर मैंने आपको दिखाया था WCI, रॉन्ग, करेक्टेड एंड इनकरेक्ट मीन, ठीक है, इससे भी आप अपने आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये सारी हमें प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। तो अगर हो सकता है आपको एक सीक्वेंस गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है इसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज, फाइन, रूल्स, ओके। So with this we have finished the first portion of the session जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया what are the properties of arithmetic mean। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, what are merits and demerits, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में हमें याद रखना है, मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर डीमेरिट्स हो यानी डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें। सो अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेरिट्स। देखो अर्थमेटिक मीन सबसे प्यारा, सबसे इजी है, इसलिए सबसे पहले आपको वही सिखाया जाता है। धीरे धीरे अभी ट्रॉमा शुरू होना है, अभी कोरिलेशन आने दो, ठीक है। अभी तो वो वाली चीजें चली गई हैं, डिस्पर्शन literally used to give depression to the students because उसमें जो formulas थे it was so difficult to understand and learn, especially देखो statistics समझ आ जाता है, दिक्कत क्या आती है उसके formulas याद रखने में। There are so many formulas to run, right? So that is why दिक्कत हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब हमें याद करने पड़ते हैं अलग अलग formulas। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स को आराम से तभी किया जा सकता है जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके वो आपके जो फॉर्मुलेज है जहन में बैठ जाते हैं। आप सोचो रात में एक दिन पहले पढ़ लेंगे, अगले दिन जाके दे देंगे, तो कुछ नहीं होना, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। Okay, so the first one we have is simple to understand and easy to calculate। अर्थमेटिक मीन जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये तो बस स्टार्टिंग है ट्रॉमा का और बहुत इजी ट्रॉमा मिला है अभी, तो अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इवन मीन और मीडियन मोड भी इजी है। इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत है, आपको हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाए, बिकॉज पहले से हमारा सिलेबस काफी सिंप्लीफाई हो गया है। अर्लियर बिफोर 3 or 4 years बैक वी यूज्ड टू मतलब सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस था, अब तो फिर भी कम हो गया है। तो ट्रस्ट मी, यू पीपल आर लकी एंड यू शुड बी हैप्पी दैट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इन बोर्ड, ठीक है, 12th में नहीं है, वरना काफी स्टूडेंट्स का आई थिंक जिनके अच्छे से बन जाते हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग हो जाता, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आई वुड से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते
निकालने में, क्योंकि ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे में स्टैटिस्टिक्स भी आ जाए तो भाई और लेने के देने पड़ जाएंगे। सो यू शुड बी हैप्पी कि 11th स्टैंडर्ड में है तो अपना बेस्ट दीजिए इसमें, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज आर डन। तो अर्थमेटिक मीन जो है मेरा सबसे सिंपल है, कैलकुलेट करने में बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। अभी तक आपने कि आपको कोई दिक्कत आई क्या? इजी था ना? अब बोल रहे नहीं मैम अभी तो बहुत दिक्कत आई, अभी पूरा स्टैटिस्टिक्स होने तो फिर समझ में आएगा कितना इजी कितना डिफिकल्ट था। फिर आप बोलो कि मैम मीन ही चैप्टर दे दो, वही इजी है, बाकी के चैप्टर्स मत दो, क्योंकि मीन लिटरली बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इजी है। इसके कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसके फॉर्मुलेस बहुत इजी है। हाँ इसके फॉर्मुलेस हैं ज्यादा, 3 मेथड्स हैं, 3 सीरीज हैं, लेकिन इजी टू कैलकुलेट। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, अभी अंडर रूट वगैरह नहीं आया ना, तो इजी है, ठीक है। सो वी कैन से दैट the calculation of the arithmetic mean necessitates a basic knowledge of addition, multiplication and division of the numbers। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ बस हमें प्लस एडिशन डिवीजन करना। भी अर्थमेटिक मीन के अंदर हमने ये सारी चीजें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह नहीं देखे ना, तो अभी खुश रहो, ठीक है। Therefore even a layman with elementary knowledge can calculate the arithmetic mean। ये तो हमारी बात कर रहे हैं शायद ये लोग कि भाई कोई भी इंसान इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर ही लेगा। Okay, so besides with the arithmetic mean, it becomes very easy to figure out the value per item or cost per unit। It is very easy to calculate। कोई भी इंसान के पास अगर elementary knowledge भी है, आप सीख लो भाई, ये elementary वाला बच्चा भी कर सकता है, अपन तो फिर भी बड़े हैं तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है। So that is why elementary knowledge भी अगर आपके पास है, you can do these kind of questions really easily of arithmetic mean। Clear? सबसे पहले आप इसका screenshot ले लीजिए। Done? Okay। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, दैट इज सर्टेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन? मैं बोल रहा हूं अपने लाइफ में बिल्कुल सर्टेन नहीं हूं। कई बार हम बोलते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन? सर्टेन का मतलब होता है कि किसी चीज को लेके एक श्योरिटी। तो सर्टेन तो है ना, आर यू श्योर, आर यू सर्टेन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी कंफर्म करना, फर्म रहना। So an algebraic formula defines the arithmetic mean. Thus, everyone who calculates the average gets the same answer, which ultimately eliminates the chances for deliberate prejudice or personal biasness। इसका मतलब क्या है कि बहुत certainty, uniformity है। जो मैं बोलूंगी आंसर से, एक फॉर्मूला सबको गिवन है, सबका सेम ही आंसर आने वाला है। इसमें कोई पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, एक मुझे फॉर्मूला लगाना है और उसी के थ्रू मुझे आंसर मिलना है। सो दैट इज वाई काफी सर्टन है, श्योरिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन थर्ड है हमारे पास बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। देखो जब मैं अर्थमेटिक मीन की बात करती हूँ, अभी तक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया 2, 4, 6, 8, 10 का, है ना। तो इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस को मुझे कंसिडरेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये वैल्यू ले ली और फिर ये वैल्यू ले ली, फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना अर्थमेटिक मीन। मुझे सारी वैल्यूज लेनी ही पड़ेंगी। सो दैट इज वाई जब भी मैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, मुझे सारे आइटम्स को कंसिडर करना पड़ेगा। So that is why इसका जो evaluation है, it is based on all items. Clear? So the arithmetic mean is calculated by considering all the values। इसको हम बोल सकते हैं it is regarded as being more representative of the distribution। यानी जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्लास का देखना कि कितना भाई एज है सबका, तो मुझे सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें से मैं एवरेज निकाल सकती हूँ। ऐसा नहीं कि 2 लोग को खड़ा किया तो उनको हाँ ठीक है इनमें से फिर ये एवरेज हो गया, नहीं, मुझे पूरे क्लास का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी वो एक अर्थमेटिक हमारा एवरेज होगा। फाइन, चलो फोर्थ मेरे पास क्या आता है? लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैंपल। इसका मतलब क्या होता है? वी हैव पॉपुलेशन, वी हैव सैंपल, ठीक है, एक वी हैव यूनिवर्स। पहला हमारे पास क्या आता है? क्या होता है? यूनिवर्स, ठीक है, उसमें से हम लोग निकालते हैं पॉपुलेशन, और फिर हमारे पास आता है सैंपल, जिसके थ्रू हम लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भी ज्यादा इफेक्टेड नहीं रहता, कोई भी सैंपल में चेंजेस आते हैं। इसका मतलब ये है द अर्थमेटिक मीन इज द लीस्ट इंपैक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस व्हेन कंपेयर्ड विद ऑल अदर वेरिएबल्स, एवरेजेस जो हमने पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सारी चीजों का अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो अर्थमेटिक मीन में सबसे कम हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। इट प्रोवाइड्स अ सुटेबल बेसिस फॉर कंपैरिजन केसेस। द नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज इज लार्ज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मलिटीज और वन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बाय एबनॉर्मलिटीज इन द अदर।
हमने करेक्टेड मीन देखा है, इनकरेक्टेड मीन देखा है, तो हमने देखा कि ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलते और जल्दी से करेक्ट भी हो जाता है अगर हम करेक्ट करना चाहें। तो ये काफी सिंपल है और ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है अगर सैंपल साइज में कोई भी दिक्कत आती है तो। सो एज अ रिजल्ट द अरिथमेटिक मीन इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेबल मेजर। तो हमें पता है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन से ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए अब इस पर्टिकुलर मेथड को बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंसीडर करते हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर करते हैं। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। डन? ओके। फिफ्थ है हमारे पास कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस? कोई चीज कन्वीनियंट है मेरे लिए, समथिंग विच इज इजी फॉर मी, कंफर्टेबल फॉर मी, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। तो जब मैं सारे मेथड्स को कंपेयर करती हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अरिथमेटिक मीन है वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि ये मेथड कंपेरिजन का बहुत ईजी है। So that is why arithmetic average provides a simple way of comparison two or more distributions. For this reason, it is a convenient method for comparison. Next हमारे पास क्या आता है, इसका algebraic treatment की अगर हम बात करते हैं, arithmetic mean can be algebraically corrected again and again, treated further also. इसलिए average सबसे पहले निकालना सिखाया जाता है। इसके ऊपर हम बहुत सारा calculation कर सकते हैं, इसके थ्रू हम बहुत सारे statistical tools को लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आगे रिसर्च करने के बहुत स्कोप रहते हैं एवरेज में। दैट इज वाई सबका फेवरेट है एवरेज। Fine. So it is commonly employed in the computation of several other statistical measures such as mean deviation, standard deviation भी आप पढ़ोगे है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें, डेविएशन, जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूजुअली उसमें पढ़ते थे हमारा डिस्पर्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए अभी तो ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आएंगी इतनी, लेकिन जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, आगे जाके रिसर्च में जाना चाहते हैं, भाई उनको स्टैटिस्टिक्स को अपना दोस्त बनाना रहेगा। आई रिमेम्बर जब मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा था तो हमने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है और फिर उसका जो एप्लीकेशन होता है ना, उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो आपको समझ में आता है जो स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी उसका बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो ऑफ कोर्स आई एम एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर, तो मुझे काफी हेल्प मिल गई बिकॉज स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है मेरा। तो व्हेन आई डिड द रिसर्च इट बिकेम रियली इजी फॉर मी। तो जब मैंने आगे की अगर मैं बात करती हूँ, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आप पीएचडी करना चाह रहे हो, आपको खुद के रिसर्च पेपर्स वगैरह हो, तो आप देखोगे कि ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये सब आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो अभी से बेस रेडी कर लो, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो आगे तो आपको रियली हेल्प करने वाला है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से खटाक से, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डन? सी, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअली हम लोग डिस्पर्शन में पढ़ते थे, विच इज नॉट करेंटली इन योर सिलेबस। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट मी नो अगर आपके स्कूल में अलग से आपको डिस्पर्शन कराया जा रहा है तो यू कैन लेट मी नो। अदरवाइज इन द सीबीएसई करिकुलम दिस ईयर वी डू नॉट हैव डिस्पर्शन। ठीक है, सो यू पीपल आर लकी। ओके, डन? ओके, मूविंग ऑन। सो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। इसमें जैसे कि हमारे पास सीरीज गिवन है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, ये मुझे गिवन है, तो इसको मुझे फिर से रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकती हूँ अपना सोल्यूशन निकालना। लेकिन अगर आगे जाके पढ़ोगे, जब लोग मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो हमें ना अरेंज करना पड़ता है सीरीज को, है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। लेकिन अरिथमेटिक मीन बहुत चिल है भाई, उसको कोई टेंशन नहीं है, जैसे हो भाई आओ कैलकुलेट करो, सिंपल सादे हैं हम, जल्दी कैलकुलेट करो जाओ घर। लेकिन बाकी सारी चीजों में बड़ी माथा पच्ची होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। सो देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फर्दर। आपको जो गिवन है भाई आप उसी अरेंजमेंट से शुरू कर दो अपना सोल्यूशन निकालना, तो अलग से कोई भी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता। So the calculation of the arithmetic mean does not require the grouping or arranging of the items. For example, if the case of median, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, the value must be first placed in ascending या descending order, तो बड़ा दिमाग खराब होता है। कई बार क्या होता है, बिकॉज हमारे आदत में नहीं रहता, हम लोग डायरेक्टली मीडियन कैलकुलेट करते थे, फिर दिमाग में क्लिक होता है अरे भाई इसको पहले अरेंज करना था, फिर आप पूरा कॉपी को काटते हो फिर से शुरू करते हो, तो उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन अरिथमेटिक मीन हमारा बहुत सिंपल है ना, उसको जैसे तुरंत आओ सोल्यूशन दो, सिंपल से निकालो, हमारा आंसर आ गया, आगे बढ़ जाओ, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली, हाँ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और साथ साथ में लिखते भी चलना है, कहानी नहीं सुना रही हूं मैं, ठीक है? ओके, तो आ जाते हैं भाई डीमेरिट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी मैंने आपको इतनी तारीफ बता दी अरिथमेटिक मीन की, कुछ दिक्कतें भी तो होंगी, परफेक्ट कोई नहीं होता जिंदगी में, ना ही हमारे पास अरिथमेटिक मीन कोई परफेक्ट है। सो अरिथमेटिक मीन मैचेस द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट average, but it has some demerits and needs to be used carefully. Okay, so some demerits of the arithmetic mean are, again,
ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है ना, बोलते हैं 99.9 जर्म्स निकालता लेकिन वो 0.1 फिर भी रह जाता है। तो वैसे ही हमारा एवरेज है ये वाला अर्थमेटिक मीन का, कि काफी सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो डीमेरिट्स के लिए काउंट होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सोचो किसी का 10 है, किसी का 20, देन वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, देन वी हैव 60, कुछ ऐसा आपके पास एक सीरीज गिवन है। तो ऑफ कोर्स ये जो बड़ी वैल्यूज है हमारे पास 10, 20, 60 कंपैरेटिवली ये सारी वैल्यूज से, इससे कहीं ना कहीं मेरा मीन इन्फ्लुएंस तो होगा, चेंज तो होगा। बिकॉज क्यों, मीन में मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करती हूँ। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि मीन आपको सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या होगा कि अगर किसी एक चीज की वैल्यू ज्यादा है तो मेरा मीन थोड़ा उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई सीरीज की जैसे कि 1, 5, 6, 60, 50, 20, तो ये जो बड़े बड़े वैल्यूज हैं इससे कहीं ना कहीं मेरा मीन इन्फ्लुएंस होगा और आगे बढ़ेगा। तो ये जो मेरा मीन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ऑफ कोर्स जो मेरा मीन है ये भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होने ही वाला है। क्लियर? ओके। सो extreme values have an undue influence on the arithmetic average because it is calculated from all the values in the series, whether they are very small or very large. It doesn't matter. अगर मेरे पास 10 आइटम्स गिवन है एक सीरीज में, मुझे 10 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर किसी की वैल्यू ज्यादा ही बहुत ज्यादा, देखो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है लेकिन बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो मेरे मीन में भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस मुझे देखने को मिल सकते हैं। दैट इज वाई पहला डीमेरिट इसका यही है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। क्लियर? ओके, इसका जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड वी हैव इज assumption in the case of open ended classes। हमें पता है कि ओपन एंडेड हमने पढ़ा था ना, बिलो, आफ्टर, मोर, ये वाली सीरीज जो हमने देखी थी। स्पेशल केसेस सीरीज भी मैंने आपको कराई है, करा चुकी हूं, है ना, कि अगर मुझे कोई अजम्पशन लिखाना है बिलो 5, ठीक है, उधर लिख दिया 100 एंड मोर, तो आप एक तरीके से अजम्पशन लगा रहे हो, अपना एक ऑब्जर्वेशन करके आप अजम्पशन लगा रहे हो। ये कोई सर्टन नहीं कि यही हो, है ना, आपने तो मान के चल लिया, आपने अजम्पशन करके निकाल लिया अपना आंसर। तो ये ऐसे नहीं चलता है रियल लाइफ में। तो क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल इन द केसेस ऑफ ओपन एंड क्लासेस टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन विदाउट मेकिंग एन अजम्पशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। आप देखते हो कितना हमें ऑब्जर्वेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कितना हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। उस कंपैरिजन को मद्देनजर रखते हुए उसको आप एक तरीके से अजम्पशन बना के अपने क्लास इंटरवल्स को सेट कर देते हो। तो ये आपने अजम्पशन बेस किया है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि सही हो, तो अजम्पशंस बना के आप चीजों को कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई बेस निकलता है। सो दैट इज व्हाई हम इसको एक डीमेरिट में कंसीडर करते हैं। व्हाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे अजम्पशन बना रहे हैं, वी आर मेकिंग एन अजम्पशन। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज अब्सर्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अटपटा, समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज नॉट रिलेटेबल, विच इज नॉट कंपैरेबल, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सर्ड। इस एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल ही अलग ही, सडनली, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो अरिथमेटिक मीन कैन समटाइम्स प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट अपीयर एब्सर्ड। इसका मतलब होता है इफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास और इन द स्कूल इन अ पर्टिकुलर क्लास एंड अ पर्टिकुलर सेक्शन कम्स आउट टू बी 15.6, देन ऑब्वियसली द रिजल्ट इज एब्सर्ड। मतलब कोई अगर मैं एज निकाल रही तो 15.6 या वेट 15.6, या मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15. तो कोई आधा बच्चा तो होगा नहीं ना, बच्चा तो पूरा ही होगा, पूरा स्टूडेंट ही होगा। ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगी कि हाफ स्टूडेंट इज देयर। तो अगर 15.6 मेरे पास एवरेज निकल के आ रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई 15.6 कोई बच्चा तो नहीं होगा ना कि 15 बच्चे हैं और जो दूसरा हमारे पास लास्ट में जो एक बच्चा है वो 15 आधा बच्चा है, ऐसा तो नहीं चलेगा, पूरा ही होगा ना वो स्टूडेंट जो हमारे पास जो चाइल्ड है। सो दैट इज व्हाई इस केस में बोल सकती हूँ जो एवरेज निकल के आया भैया बिल्कुल भी हमारे समझ नहीं आ रहा कि कैसा एवरेज है। सो दैट इज व्हाई एवरेज हमारा बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। देन ऑब्वियसली द रिजल्ट इज एब्सर्ड एंड चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस। हम बच्चों को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। मन जरूर करता है टीचर्स का कि बिल्कुल ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। सो दैट इज व्हाई इसके जो रिजल्ट्स हैं कई बार बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
जल्दी से लेना है। तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ये है मेरा एक तरीके से डीमेरिट। क्लियर? तो ये मेरा क्या था, डीमेरिट था। आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़ने, बढ़ना ही पड़ेगा। फोर्थ है हमारे पास नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जब भी मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करती हूँ तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, दो तरीके की हमारे पास वैल्यूज होती हैं, एक मेरे पास होता है क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा, और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, और अर्थमेटिक मीन ही मेरा स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑनेस्टी, है ना, वर्चूज, एथिक्स, ये सारी चीजों को मैं कंसीडर नहीं कर रही। तो जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, चाहे वो अकाउंटेंसी भी हो, है ना, उसमें हम लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते क्वालिटेटिव मेजर्स को। तो वही यहाँ पे बोला गया है। सो अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा सच एज IQ हो गया, EQ हो गया, देन वी हैव ब्यूटी, देन वी हैव ऑनेस्टी। ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अर्थमेटिक मीन में। सो दैट इज व्हाई द ओनली अप्रोप्रिएट एवरेज इन दिस केस इज द मीडियन। इसमें सिर्फ आप मीडियन यूज कर सकते हो, आप मीन को यूज नहीं कर सकते। नाउ मोर स्ट्रेस ऑन द आइटम्स ऑफ द हायर वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी किससे इन्फ्लुएंस है, एक्सट्रीम वैल्यू से। हमें पता है कि कोई ना कोई एक्सट्रीम वैल्यू से हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो दैट इज वाई हायर वैल्यू पे स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। सो द अर्थमेटिक मीन place more emphasis on higher items in a series than it does on lower items. This means that it has एंड अपवर्ड बायसनेस। यानी जो भी हायर वैल्यूज होती हैं, अगर मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है 100, 20, 30, 60, तो जो हायर वैल्यूज है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरा अर्थमेटिक मीन है वो जल्दी इन्फ्लुएंस होगा, जल्दी हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन? Now, if 3 out of 4 items have small values and one is quite big, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, the average will be significantly increased by a bigger value, उससे ज़्यादा influence हो जाएगा। However, the opposite is untrue. If a series of 4 items consist of 3 items with large values and 1 item with a small value, the arithmetic average will not be significantly decrease. देखो ये बोल रहे हैं higher values क्यों बोला, smaller values क्यों नहीं बोला। अगर मेरे पास ये series given है तो ये 100 की तरफ जरूर खिंचेगा, लेकिन अगर मेरे पास एक और सीरीज गिवन है, 100 है, 120 है, 130 है और 2 गिवन है, तो जस्ट बिकॉज मेरे पास एक छोटी वैल्यू है उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा एवरेज शिफ्ट नहीं होगा। तो कभी भी स्मॉलर वैल्यूज के केस में ये नहीं होता, लेकिन हायर वैल्यूज के केस में डेफिनेटली होगा ही होगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा हायर वैल्यू से इन्फ्लुएंस होगा और लोअर वैल्यू से इन्फ्लुएंस ये नहीं होगा। लोअर बोल सकते हैं या स्मॉलर वैल्यू से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऑलवेज विद द हायर वैल्यू। क्लियर? इसमें कोई डाउट? सारी चीजें डन है। वी हैव सीन द डीमेरिट्स, वी हैव सीन द मेरिट्स एंड वी हैव आल्सो सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। रुको, यस वी वर यस हियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट डेटा रिक्वायरमेंट। कंप्लीट डेटा रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज मिसिंग हो तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मीन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे मीन गिवन है तो मैं बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन विदाउट ऑल द आइटम्स इन द सीरीज इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अगर सारी वैल्यूज मुझे अर्थमेटिक मीन में गिवन नहीं है तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा टू कैलकुलेट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। Clear? So for instance, if the value of 99 out of 100 items are known, then the arithmetic mean cannot be determined. आप बोल रहे हो कि यार 100 में से 99 तो given है ना, एक वैल्यू जाने दो भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमें ईच ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करना पड़ता है। सो दैट इज वाई आई विल हैव टू इंक्लूड ऑल 100। अगर मैं सारी की सारी चीजों 100 को इंक्लूड नहीं करूंगी तो मेरा आंसर नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करती हूँ मीडियन के केस में, मोड के केस में, फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन मीडियन के अर्थमेटिक मीन के केस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या था स्टूडेंट्स कि हमारा हायर वैल्यू में ज्यादा स्ट्रेस रहता है, लोअर पे कम। और ये जो नेक्स्ट वाला भी मैंने आपको पढ़ा, इसमें क्या रहता है कि हमें सारा डेटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। वी नीड टू हैव फुल डेटा। अगर मेरे पास 100 आइटम्स गिवन है तो मुझे 100 का ही मीन कैलकुलेट करना रहेगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपको कई बार ट्रू एंड फॉल्स भी गिवन रह सकता है ये सिचुएशन, कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन दे दिया कि 5 आइटम्स आर गिवन, 4 आइटम्स आर नोन, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, इट इज पॉसिबल और नॉट, ट्रू या फॉल्स, ये आपके पास आ जाएगा यस या नो। तो हमेशा नो पे टिक करना है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या आंसर होगा? अगर मेरे पास कोई सीरीज गिवन है 100, 200, 120, 340, 260, 111, 123, है ना, अपने मन से मैंने कोई आपको सीरीज बना के यहाँ पे दे दी है। अब आप इसको बोलोगे इसको घूरो, 10 मिनट तक इसको देखते रहो और 10 मिनट में आप फिगर आउट करो कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो पॉसिबल है क्या? जल्दी बताओ। अगर 10 मिनट तक ये बोलूं आपको कि आप इसको देखते रहिए और आप मुझे आंसर बता दो कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होने वाला है, सो इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज वाई स्टूडेंट्स, कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से अर्थमेटिक मीन मेरा निकल के नहीं आएगा। हाँ, मैं मोड निकाल सकती हूँ, एक बार को मैं मीडियन भी निकाल सकती हूँ, लेकिन अर्थमेटिक मीन में नहीं कैलकुलेट कर सकती। सो अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय सिंपली ऑब्जर्विंग अ सीरीज, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मीडियन और मोड। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज नो ग्राफ यूज। नो ग्राफ यूज का मतलब क्या होता है कि हमें ग्राफ वगैरह कुछ यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मीडियन के केस में आपको एक ग्राफ जरूर सिखाऊंगी मैं, है ना, उस पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वो ग्राफ हम सीखेंगे, लेकिन हाँ अर्थमेटिक मीन के केस में नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे पास होता है नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू एज अ मीन। इसका मतलब क्या होता है? एन अर्थमेटिक एवरेज माइट समटाइम्स बी fictional figure that does not exist in the series, जैसे कि 10, 12, 19, 27 have an arithmetic mean of 17, but there is no item in the series that has a value of 17। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, मेरे पास क्या सीरीज गिवन है? हाँ, मेरा मीन क्या निकल के आ गया है? 17 मेरे पास एक तरीके से उसका मीन निकाल के आ गया है। लेकिन यार ये तो सीरीज में गिवन ही नहीं है, तो आप बोल दो कि नहीं यार मैंने तो कुछ गड़बड़ करी, फिर से सॉल्व करने लग गया। नहीं स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जब मैं मीन की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि जो आपने मीन निकाला है वो इसी सीरीज में होना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये वाला आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज भी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हर एक चीज को आपको बहुत प्रॉपरली अच्छे से याद रखना है, समझना है। क्यों? बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मेरे ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं, यस या नो में आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। देन स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक वीडियो जहाँ पे हमने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ही पढ़ ली, बहुत डिटेल में हर एक चीज को कवर करके मैंने आपको पढ़ाया है। साथ ही में इसमें मैंने अर्थमेटिक मीन के आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ाया स्टूडेंट्स, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं एंड ये इजी भी है। अभी आने वाले चैप्टर्स और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो हमें बिल्कुल रेडी रहना है मेंटली कि कैसे हमें स्टैटिस्टिक्स को आगे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा है, दीज वर द प्रॉपर्टीज एंड हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हर एक चीज समझ आ गई स्टूडेंट्स, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि सारे कंटेंट एकदम आपको फ्री मिलने वाला है, प्लस आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं स्टूडेंट्स, तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो स्टूडेंट्स। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।